अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद और मेरे टी टाइम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं आपकी फेवरेट शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के साथ जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो जनाब, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनका तारुफ मैं यहाँ ऐसे करवाती चलूँ कि अगर हम बात करें कथक डांस की, क्लासिकल डांस की, एक्टिंग की, उसके अलावा कंटेम्प्रेरी डांस की और डांस के जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब की, तो वो उसमें महारत रखती हैं भरपूर तरीके से। और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपने फ़न की बदौलत जो है वो ना सिर्फ अपना बल्कि हमारे मुल्क का भी जो है वो नाम रोशन किया है। तो पाकिस्तान में क्लासिकल डांस को एक डिफरेंट जहत देने वाली जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, सुहाई अब्दू। अस्सलाम वालेकुम सुहाई, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अच्छा सुहाई, जैसे मैंने कहा कि आप तकरीबन डांस के जो क्लासिकल डांस की फॉर्म्स हैं उन सब में ही माशाल्लाह से महारत रखती हैं, तो ये क्या बचपन से ही सिलसिला चलता आ रहा था? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं सब में नहीं रखती। भरतनाट्यम में मैंने ज़्यादा फोकस किया, थोड़ा बहुत उड़ीसी सीखा और फिर कथक जो है मैं सीखती आई थोड़ा शीमा जी के साथ, बाकी और टीचर्स के साथ। तो फिर तो मेरा ख्याल है मैं महारत तो किसी में भी नहीं है क्योंकि हम सीखते रहते हैं मुसलसल। और आपका जो अगला सवाल था वो क्या था? ये था कि आप बचपन से सीख रहे थे? जी, मैंने बचपन से ही सीखना शुरू किया था। जब मैं मेरा ख्याल है अम्मी मेरी बताती हैं कि चलने से पहले ही शायद मुझे शौक़ था। और बस जैसे ही मैंने परफॉर्मेंसेस देखना शुरू की तो मुझे शौक़ था कि मैं सीखूं। लेकिन एक एज लिमिट होती थी कि 7 साल 8 साल का बच्चा हो। लेकिन जैसे ही मैं 7 साल की हुई तो मैंने शीमा जी के साथ सीखना शुरू किया। अच्छा, तो जिस वक्त जाहिर सी बात है आपने बताया कि आपकी मदर ने पॉइंट आउट किया कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान की हम सोसाइटी में बात करें तो नॉर्मली लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर बड़ा ना मायूब समझा जाता है कि नहीं डांस है और क्लासिकल और म्यूज़िक मतलब एक सिखाने के उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी थी क्या? अपनी फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाहर मेरे घर के बाहर जाहिर है लोगों को अजीब लगता था कि इतना फोकस डांस पे, यहाँ तक कि अगर छोटी मोटी कोई चोट आती थी और कभी हॉस्पिटल हम गए तो उससे भी ये बताना कि डांस क्लास में कुछ हुआ है तो उस पर भी उनका अजीब सा रिएक्शन होता था। तो ये तो नॉर्मल था, मतलब घर से बाहर इस चीज़ को फेस करना। आपकी जो अदर फैमिली मेंबर्स कह लें, लाइक इमीडिएट फैमिली से बाहर? इमीडिएट फैमिली से बाहर भी उनको कोई इशू नहीं था क्योंकि उनको पता था कि मेरे अम्मी अब्बू काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड थे और वो इस बारे में क्लियर थे कि उनकी फैमिली जैसी है वो वैसी है। सो उनकी तरफ से भी कुछ नहीं था, वो भी खुशी होते थे। लेकिन हाँ, बाहर कमेंट्स या इस तरह हो जाती थी कोई ना कोई। तो उसको टैकल किस तरह से करते थे आपके पेरेंट्स उस वक्त कि बिल्कुल स्ट्रेट जवाब कि हमारी बच्ची है, हमने जो करवाना है मर्जी करवाए? नहीं, जाहिर है आई थिंक जब मैं छोटी थी और उनको ज़्यादा इस चीज़ को टैकल करना था तो कभी कभार वो साफ जवाब देते थे, कभी कभार हम नहीं बताते थे कि डांस है, कभी हम कहते थे कि स्पोर्ट्स में हो गया, या कभी कभार हम बात घुमा देते थे। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे मैं भी बड़ी हुई हूँ तो मैं भी साफ साफ मतलब बताती हूँ, या मैं ज़्यादा वैसे बात नहीं करती इसी वजह से लोगों से कि ये सब सवालात लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है इस चीज़ के बारे में कि कैसे डांस क्यों, यू नो। तो बाहर आई थिंक दूसरे मुल्कों में ममालिक में ये भी है कि पैसों के हवाले से सोचा जाता है कि आप कैसे पैसे कमाएंगे इस चीज़ से। लेकिन यहाँ पे मजहबी भी हाँ, वो वाला एक टच ज़्यादा है ना जाता है कि वही इसी पे बात कर रहे थे हम कि आपको इसमें क्या क्या आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। जाहिर सी बात पर जब आप बड़े हो रहे थे और साथ में ओबीसी पढ़ाई जो आपका कोर्स का सब्जेक्ट होता है वो भी चल रहे होंगे, फिर डांस क्लासेस भी चल रही होती थी, तो वो उसको किस तरह से मैनेज करते थे? बस यही था कि मुझे याद है स्कूल में भी कभी कभार कोई अगर शो होता था, टैलेंट शो, और मैं उसमें कोई डांस कर रही हूँ और मैंने उसमें कोई ऐसी मूवमेंट कर ली तो टीचर बाकायदा पॉइंट आउट करके कहती थी कि ये बहुत सेंशुअल है। और अब मैं सोचती हूँ कि बॉडी से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हम सेक्सुअलाइज फ़ौरन कर देते हैं वैसे भी। सो आई थिंक यहाँ पे वो उस पूरी उस चीज़ की एक्सेप्टेंस वैसे ही मुश्किल है। उसके अलावा मुझे इसी तरह फेस करना पड़ा कभी दोस्तों से या कभी जिन लोगों के साथ मैं
मेरा ज़्यादा मिलना जुलना वैसे आर्टिस्ट से ही होता था, सही। क्योंकि मैं उस फील्ड में बहुत जल्दी चली गई बचपन में। उसके अलावा अगर मुझे कभी मिलना पड़ा लोगों से तो ये सब बातें होती थी, और आई थिंक मैंने उसको कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया क्योंकि मुझे फैमिली की सपोर्ट थी। बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होती है। मुझे ये पता है कि बहुत सारे क्लासिकल डांसर्स या डांसर्स इन जनरल पाकिस्तान में हैं जिनके माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करते, और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेंटली, इमोशनली। तो मुझे उससे इतना नहीं गुजरना पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि फैमिली तो आपकी बैकबोन होती है ना। जी, अगर बिल्कुल। फैमिली की सपोर्ट ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो और मुझे पता और था अगर आप कि लड़की हैं बिल्कुल फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, तो मुझे पता था कि मुझे और कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ गलत नहीं कर रही। सो मेरे अंदर वो सिक्योरिटी थी इस चीज़ के बारे में। अच्छा, तो बचपन में जब आप, जाहिर सी बात है, ग्रुप में डांस करते होंगे तो आप में एक चीज़ नेचुरल ही थी, जैसे कि आपने बताया कि आपने चलना नहीं शुरू किया, लेकिन आपकी मूवमेंट्स होती थी कि आपकी अम्मा ने फिगर आउट कर लिया कि नहीं इसमें कुछ है। तो बच्चों के साथ जब आप परफॉर्म कर रहे होते थे तो जाहिर सी बात है कि एक डिफरेंट आपकी मूवमेंट्स होती थी, तो एप्रिसिएशन किस तरह मिलती थी उस चीज़ से? आई थिंक जब मैं छोटी थी और उस वक्त मेरी परफॉर्मेंसेस होती थी ग्रुप्स में, तो वो मैं इतना अच्छा नहीं करती थी क्योंकि मेरे अंदर खौफ भी बहुत था। अच्छा। स्टेज फ्राइट और ये सब, और पब्लिक के सामने घर पे तो मैं एक अलग होती थी, बाहर बिल्कुल मैं अलग होती थी, चुप हो जाती थी, किसी से बात नहीं कर पाती थी, इंट्रोवर्ट टाइप। बिल्कुल। और शायद अभी भी मैं थोड़ी बहुत हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। हालांकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं होते क्योंकि उनका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है सबसे। तो उसी वजह से अब मैं थोड़ी बेहतर हुई हूँ, मैं बात कर पाती हूँ, लेकिन पहले होता था कि क्योंकि बच्चे भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि बहुत ये तो बहुत एक्सप्रेसिव है या ये तो बहुत तो उस चीज़ से खौफ होता था और मैं शायद इतना सही से नहीं कर पाती थी। मेरी तस्वीरें हैं जिसमें मैं डर डर के खुशी के डांसेस परफॉर्म कर रही हूँ, और शीमा तो जी वो एक्सप्रेशंस आपके अलग अलग होते हैं ना, कि वो आपके एक्सप्रेशंस आपकी बॉडी मूवमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर शीमा जी भी काफ़ी कहती थी कि तुम मुस्कुराओ मुस्कुराओ इस तरह। सो यही बस होता था। हाँ। तो शीमा किरमानी साहिबा तक कैसे पहुँचे, क्योंकि क्लासिकल में बहुत बड़ा नाम है उनका? शीमा जी असल में मेरे दोनों पेरेंट्स को अलग से, जब मेरे अम्मी अब्बू की शादी भी नहीं हुई थी, उन दोनों को पहले से वो जानती थी। किसी ना किसी तरीके से उन दोनों ने काम किया था, या अम्मी की शायद म्यूचुअल फ्रेंडशिप्स भी थी। तो जब तक हम पैदा हुए, मैं और मेरी बहन, तो वो हमारी फैमिली फ्रेंड थी तब तक। तो एक तरह से हमें पता था कि अगर डांस करना है तो हम इन्हीं के यहाँ जाना है। सही। हाँ, वरना नॉर्मली जो होते हैं बच्चे वो तो बेचारे वेव्स आउट ही ढूंढते ही रह जाते हैं कि कोई मिले या कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ सुहाई आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा, एक तो क्योंकि थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव हैं थोड़े से इस मामले में, तो बहुत लिमिटेड नहीं है इंस्टीट्यूट या टीचर्स कह लें? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और इसीलिए जब मैंने कहा कि मैं एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रही थी, और वो ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड हो, लेकिन इमोशनली मुझे बहुत सिक्योरिटी दी थी। आई थिंक उस हिसाब से बहुत बच्चों को, लड़कियां और लड़कों को वो चीज़ नहीं मिलती। उसके अलावा डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स, और अगर हैं भी तो इतने पैसे भरने पड़ते हैं कि आप कैसे मैनेज करें, मतलब आपको पढ़ाई में इतने पैसे लग जाते हैं। सो है मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है कि आर्ट को उस तरह से प्रमोट करना, वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक जो बहुत फैंसी और एलीट क्लास टाइप के स्कूल्स हैं, मैं देखती हूँ वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें डालते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ वो स्कूल बहुत फिंगर टिप्स पर हैं, बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। तो वही इशू है कि हमारे मुल्क की मेजॉरिटी तो वही अवाम है जो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो टाइम भी नहीं दे सकती इस चीज़ को। उनको जैसे ही बच्चे उनके बड़े होते हैं उनको काम पे लगाया जाता है। बिल्कुल। सो ये एक कितने ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर ब्लेस्ड हैं कि आप अपने ख्वाबों को चेज़ कर पाए? बिल्कुल। आई थिंक सिर्फ इसलिए कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत थी, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा इशू हुआ। आज भी मैं इस चीज़ से स्ट्रगल करती हूँ कि मैं आर्टिस्ट और डांसर तो बन गई, लेकिन आज भी मैं घर कैसे चलाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत के तौर पे होना,
एज एन आर्टिस्ट अभी भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी और अम्मी अब्बू की तरफ से सपोर्ट थी तो मैं कर पाई। लेकिन मैं शायद लोग मुझे बहुत लकी समझते हैं और मैं समझती हूँ कि जो लोग की जॉब्स होती हैं वो लकी होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ये तो हमारा असली मसला है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। ऑफ कोर्स। सो मैं समझती हूँ कि मुझे अपना क्रिएटिव एक वो स्पेस मिलता है, उस हिसाब से मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन आर्ट्स और कल्चर के लिए पैसे या फंड्स इतने कम है पूरी दुनिया में कि उस हिसाब से सफ़र तो करता है आर्टिस्ट, पूरी दुनिया में स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। जी बिल्कुल जनाब, सुहाई हमारे साथ है और उनकी जर्नी के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। यहाँ सुहाई वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद और हमारे साथ आज जो हमारी गेस्ट है वो है सुहाई अब्रो, जो कि अपनी डांस की जर्नी के बारे में बता रही थी। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। अच्छा सुहाई, ये तो चलिए सफ़र आपका शुरू हुआ स्कूल टाइम से और फिर आपने जाहिर सी बात है बाद में पढ़ाई भी साथ में कंटिन्यू की, तो एज एन आर्टिस्ट पहला सोलो परफॉर्मेंस आपका कब था? मेरा पहला सोलो परफॉर्मेंस शीमा जी के आई थिंक किसी इवेंट्स में हुए होंगे। शायद मेरी उम्र 12 साल होगी। अच्छा, या 11-12 साल कुछ इस तरह से होगी। उस वक्त सोलो? जी, उस वक्त सोलो परफॉर्मेंस उनके इवेंट में। और अपनी एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट मैंने कोई सोलो शो किया जो होगा वो आई थिंक मैं तकरीबन 17 साल की थी कि मैंने अपना एक शो पूरा सोचा था, डायरेक्ट किया था। T2F पे मैंने किया था। सबीन महमूद जी बिल्कुल, सबीन महमूद का T2F। और मेरे साथ लाइव म्यूजिशियंस भी थे उसमें। एहसन बारी ने म्यूज़िक किया था उसका। तो वो मेरा सोलो शो था जो मैंने खुद सोचा था और वो किया था। तो डांस में जो है वो म्यूज़िक भी आप खुद अपना डिसाइड कर रहे होते हो या फिर क्लासिकल में किसी भी राग या ठुमरी वगैरह पर परफॉर्म करना होता है आपको? उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? वो डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जो भरतनाट्यम का फॉर्म है उसके काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है या उसको बजाने वाले मौजूद नहीं है। तो अक्सर उसकी शीमा जी उसका एक बहुत अच्छा हल निकालती थी कि वो अपने लाइव म्यूजिशियंस के साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं उसी से वो मैनेज करती थी। मैंने जिन लाइव म्यूजिशियंस के साथ काम किया वो अक्सर एक फ्यूजन होता है, क्लासिकल म्यूजिशियंस भी होते हैं, वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियंस भी होते हैं। मैंने कभी प्योरली क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ बैठ के कुछ अपने लिए कंपोज नहीं करवाया। सो मैं या तो जो रिकॉर्डेड म्यूज़िक होते हैं उस पर करती हूँ, क्योंकि मैं अपना जब कोई चीज़ बनाती हूँ तो आई थिंक उसमें मैं ना ही बहुत अपने आप को क्लासिकल में फील करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ या बहुत कंटेम्प्रेरी, मैं कहीं बीच में अपने आप को महसूस करती हूँ, तो मैं उसी चीज़ को साथ लेके जाती हूँ। सही। तो आप डांस का सफ़र आपका जारी रहा, तो फिर एक्टिंग की तरफ किस तरह आए? एक्टिंग मैंने शीमा जी के साथ एक म्यूज़िक वीडियो किया था जब मैं 8 साल की थी। उसमें मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी थी और मुझे शौक शुरू से ही था डांस एक्टिंग का। फिर मुझे पहला अपना टेलीफिल्म हम टीवी पे मिला था जब मैं 12 साल की थी, 12-13 साल की थी। तो वहाँ से सिलेक्टेड काम करना मैंने शुरू किए। कभी कोई टेलीफिल्म, छोटी छोटी सीरीज़, ज़्यादा मैंने बहुत उस तरह नहीं कभी तो किया। कभी ऐसा नहीं सोचा कि एक्टिंग की तरफ प्रॉपर वो रखें या सारा फोकस डांस पर ही था आपका? हाँ, आई थिंक डांस बहुत ज़रूरी था मेरी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कर सकती थी कि मैं उसको छोड़ दूँ और पूरी कमिटमेंट अपनी एक्टिंग में दूँ। अच्छा। सो आपने प्रायोरिटी पे डांस को रखा? जी, आई थिंक प्रायोरिटी पे एक पॉइंट पे डिपेंड किया कि मेरी एज एन आर्टिस्ट नीड क्या है, और कभी कभार फाइनेंशियल नीड्स होती थी तो प्रोजेक्ट पे वो फिर बेस्ड करता था कि क्या है। तो जब फिर जाहिर सी बात है आप एक्टिंग की तरफ आपने पूरा फोकस नहीं किया था, तो फिर एकदम बीच में पता चला कि जी सुहाई जो है वो तो इटली जा रही है, तो वो जरा जर्नी हमें बताइए कि वो क्या हुआ था? एक्टिंग का मैं ये भी कहूँगी कि मैं आई थिंक इतना कनेक्ट भी नहीं कर रही थी स्टोरीज से यहाँ पे और टीवी में जो भी चीज़ें हो रही थी। आई थिंक एक पॉइंट पे मुझे ये भी लगा कि मैं इन चीज़ों में यकीन ही नहीं करती जो मैं कर रही हूँ। हाँ, जो मैं कर रही हूँ मतलब जो मुझे कहा जा रहा है एज एन एक्टर करने के लिए। हाँ, कि वो औरत इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी
वो अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकती जब तक कोई मर्द उसकी ज़िंदगी में ना आए। वो चीज़ मुझे मुश्किल लगती थी उसको समझना कि मैं इस चीज़ को प्रमोट क्यों कर रही हूँ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो थे वो आपने मना कर दिए हो? मैंने मना भी किए हैं, लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने वो कर दिए हैं प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमें पूरी स्टोरी पता नहीं होती थी। शुरू में जो थोड़ी बहुत स्टोरी पता होती थी हम कर देते थे, और फिर बाद में स्क्रिप्ट आता था और आप तब तक और फिर आप साइन हो सोचते चुके थे कि हैं। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह एक दो सीरीज़ मैंने की, टीवी सीरीज़, जो मैंने क्या आप उससे सेटिस्फाई नहीं? और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने क्या किया। हाँ, तो इस पे घर से जो है वो होती थी तनकीद आपके पेरेंट्स के, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी माशाल्लाह खुद एक उसमें है, फन के उसमें है। नहीं, मैं वैसे ही अपना डिस्कशन हम लोग साथ करते हैं, तो उनको पता होता था कि मैंने इस चीज़ को खुद ही गलती समझी है, तो वो और उससे ज़्यादा क्या तनकीद करेंगे। सही। लेकिन तो ऐसा कभी हुआ कि कामों के मामले में और उसमें कभी घर से कोई रोक टोक की गई हो कि ये काम नहीं करो, वो नहीं करो, या फ्री हैंड था आपको? हाँ, इस तरह कभी भी नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि हमारा एक ऐसा रिलेशनशिप है मेरा और मेरे वालिदैन का, जिसमें मैं उनसे बात कर सकूं, पूछ सकूं। तो मैं खुद पूछती थी कि आप लोगों का क्या ख्याल है, लाइक आप क्या फील करते हैं इस बारे में अगर मैं ऐसा कुछ करूं। काफ़ी दफ़ा मुझे ऐसी फिल्म्स की ऑफ़र्स आई जो बाद में मैंने मना की या हुई नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें कोई ऐसा सीन था, इंटीमेसी का कोई सीन, तो मैं बहुत ओपनली अम्मी अबू से शेयर करती थी कि अच्छा अगर ऐसा है तो आप लोग क्या फील करेंगे, आप लोगों का क्या इस बारे में। सो हमारी काफ़ी ओपन डिस्कशंस इस बारे में हमेशा हुई हैं। इस तरह कभी नहीं हुआ कि रोक टोक। अगर कोई चीज़ उनको समझ ना आई हो तो मैं अपनी तरफ से कन्विंस करती हूँ या बताती हूँ कि ये है वो है। जैसे काफ़ी अरसे तक अम्मी को समझ नहीं आता था कि कंटेम्प्रेरी डांस क्या है और क्यों है, क्योंकि क्लासिकल की समझ हम सब में थोड़ी बहुत ज़्यादा है। कंटेम्प्रेरी तो फिर एक अलग चीज़ थी, और वो मुझे उनको समझाना पड़ा, सिखाना पड़ा। अभी भी सुहाई, अगर हम अपने ओवरऑल सोसाइटी की बात करें, मेरे ख्याल में अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। तो उसमें अम्मी ने बहुत सब्र के साथ मुझसे सवालात किए, मैं उनको बताती गई, उन्होंने देखा परफॉर्मेंसेस, वीडियोस में दिखाती रही उनको, अपना काम, मेरा काम वो देखती रही। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर वो शऊर बढ़ा कि कंटेम्प्रेरी डांस है क्या और वो इस तरह क्यों है जैसा है, और मेरा उसके बारे में क्या व्यू है। सो इसी तरह इटली का भी यही हुआ कि आई थिंक एक पॉइंट पे मुझे लगा मैं यहाँ ग्रो नहीं कर पा रही थी एज एन आर्टिस्ट, और मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत भी, चैलेंज होने की ज़रूरत थी एज एन आर्टिस्ट, और मैं सीखना चाह रही थी ज़्यादा। तो इटली में मुझे मौका मिला कंटेम्प्रेरी डांस सीखने का। वहाँ मैंने अप्लाई किया एक जगह पे और मैं वो सीखने गई थी, लेकिन मेरा यही ख्याल था कि मैं वापस आऊँगी। आई थिंक मैं ये नहीं सोच के गई थी कि मैं वहीं रहना है। हाँ, लेकिन वो बाद में ऐसा हो गया। तो अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं आप इटली में? इटली में अब मैं फ्रीलांस जैसे हमेशा करती आई हूँ। सो कोई ना कोई डांस प्रोजेक्ट्स मेरे होते हैं या कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। ऑफ कोर्स कोविड का मैंने वहाँ पे एक वक्त गुजारा, तो 2 साल इटली में तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। बिल्कुल, तो उसमें काफ़ी चीज़ें रुक गई थी, और अभी इसी साल काफ़ी कुछ शुरू हुआ है। तो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स करती रही हूँ। एक मेरा अभी रिसेंट एक प्रोजेक्ट हुआ था इमिग्रेंट मदर्स और बच्चों को डांस सिखाना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इटली में और उनके लिए भी, और हम सब कोई भी एक ज़ुबान नहीं बोल रहे थे, इंग्लिश भी उनको ठीक से नहीं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो फिर लैंग्वेज बैरियर कितना आ रहा होगा। हाँ, लेकिन डांस की समझ आ रही होगी। बिल्कुल, आई थिंक वही इंटरेस्टिंग था कि हम उस चीज़ से कनेक्ट कर रहे थे। और क्योंकि मैं नई नई माँ बनी थी खुद, तो मैं अपनी बच्ची को उस चीज़ में लेके जाती थी, तो अच्छा फील होता था कि सब बच्चे हैं, माएँ हैं, और हम डांस कर रहे हैं। उसमें उस प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ परफॉर्मेंसेस भी मेरी थी, और इनफैक्ट एक परफॉर्मेंस मदरहुड के बारे में मुझे बनानी थी। सो इत्तेफाक है कि इस साल मेरी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा माँ बनने में गुजरी, लेकिन प्रोफेशनली भी मैं जितना अपना क्रिएटिविटी लगाई मैंने वो इसी थीम को लगा के हुई। तो वो तो फिर आप बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे कि आप फिर उस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे विद योर डॉटर। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आया, मतलब मदरहुड के बारे में बनाना, चीज़ें दूसरी माँओं के साथ काम करना। जाहिर सी बात है, जब तक आप खुद नहीं गुजरेंगे इस प्रोसेस से, आप उस चीज़ को उस तरह से फील नहीं कर सकते। बिल्कुल।
अच्छा बिल्कुल जनाब, सुहाई हमारे साथ हैं, मजीद भी हम बात करेंगे। यहाँ अगेन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद, और ब्रेक पर जाने से पहले हम सुहाई से उनके मदरहुड के बारे में बात कर रहे थे। तो सुहाई मुझे ये बताएं कि सुहाई की जो बेटी है उनका नाम है लूना, और लूना का मतलब इटालियन में चांद को कहते हैं। तो सुहाई, आपको क्या लगता है कि जो चीज़ आपके अंदर है वो लूना में कभी फील की है आपने? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब वो मौसीकी को बहुत खुशी से सुनती है, डांस करने लगती है और ताली बजाना। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये सब चीज़ें हर बच्चे में होती हैं। एक्साइटमेंट की जो एक एक्सप्रेशन होता है ना, वो बच्चे मतलब जब बच्चा पेट में होता है तो वो कुछ कहने से पहले तो लात मारता है या मूव करता है, तो बॉडी मूवमेंट तो मतलब अगर हम सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब हम मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट तो है ही, और मूवमेंट है तो मतलब वही वाली बात है ना कि बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काफी सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं मुझे डांस नहीं आता। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ये एक पैर भी हिला रहे हैं, बैठे बैठे आप ये भी कर रहे हैं, आई थिंक सो कि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे से बता सकती हैं। नहीं देखिए, वो मूवमेंट होती है हर इंसान के अंदर। जो मैं करती हूँ वो आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे भरतनाट्यम है या वो सब। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छी डांसर हूँ। अच्छा डांसर तो मतलब, और अच्छा तो कोई होता नहीं, मतलब अच्छा बुरा तो मेरे वोकैबुलरी में नहीं है। डांस जैसे है या गाना भी, वो कोई भी कर सकता है और हर किसी का हक है, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है आपके एहसासात का। तो वो ज़रूरी है कि आपका दिल कर रहा है आप गाना गाएं, आपका दिल कर रहा है आप अपनी मूवमेंट से, अपनी बॉडी से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करें, वो हर किसी का हक है। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। मुझे अगर कोई अच्छा डांसर कहता है तो उसमें मैंने ट्रेन किया है और मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। और मैं वो आर्ट फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम जैसे आपने भी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो इतनी डिटेल्ड चीज़ है, बहुत डिटेल्ड कि उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो करने से मैं अपनी खुशी का इजहार कर सकती हूँ। बल्कि ऐसा हुआ कि काफ़ी साल मैंने सिर्फ क्लासिकल डांस किया और मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक परफॉर्मर ही बन गई। मतलब मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे अच्छा दिखना है और मुझे परफेक्ट होना है। तो मेरी अंदर से प्लेजर जो था, एक जो एंजॉय करने वाली फीलिंग, वो जा चुकी थी। और वो मुझे वापस लानी पड़ी, क्योंकि मैं उसमें बहुत फंस गई थी कि बस परफेक्ट होना है। हाँ, बस एक परफॉर्मेंस है, आपने बस करना है। और बिल्कुल, तो आई थिंक वो डांसर्स उस चीज़ में फंसते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे डांसर्स हैं। तो उस चीज़ से निकली कैसे फिर? मेरा ख्याल है एक आई थिंक वो एक प्रोसेस था। मैं कुछ अर्सा क्लासिकल डांस से थोड़ा नाराज़ रही। मुझे लगा कि या जो एक साउथ एशियन कल्चर है, मुझे लगा उसमें ये बहुत पुश किया जाता था कि आप अच्छे दिखें। और मुझे ये होता था कि हर वक्त खुश रहना, हर वक्त अच्छा लगना। और फिर डिफरेंट कॉस्ट्यूम होता है क्लासिकल बिल्कुल का। लेकिन उसके अलावा जो मेरे लिए कोई एक इमोशनल फीलिंग थी कि सिर्फ सब कुछ अच्छा तो ज़िंदगी में नहीं होता। बिल्कुल। जब मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसे फिल्मों में होता है। बिल्कुल। जब मैंने ये डिस्कवर करना शुरू किया, और आई थिंक कंटेम्प्रेरी डांस ने मुझे काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ से, कि मैंने देखा कि इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। हाँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त परफेक्ट हो, सजे सजाए, घुंघरू बांधे हुए और ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम प्रॉपर। और क्योंकि मैंने उस चीज़ को इतना एक्सप्लोर किया, अब मुझे वापस दिल करता है कि मैं, हाँ, जब मैं वो क्लासिकल डांस करूं तो मैं अपने दिल से, पहले मुझे लगता था मैं लोगों के लिए कर रही हूं और इसलिए शायद मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। अब जब मैं तैयार हो रही हूँ या मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ तो मुझे अपनी मर्जी से, क्योंकि अब मेरा दिल कर रहा है, बिल्कुल, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। सही। तो ये वो फीलिंग होती है कि आप कुछ दिल से कर रहे हो और अपने लिए करें। अच्छा, यहाँ मैं आपको नाज़रीन ये बताऊँ कि सुहाई ने जो है वो गालिबन 2020 के अंदर एक मूवी की थी हॉलीवुड की, तो उसमें सुहाई ने जो है वो असल में अपना हेड शेव किया था, मतलब बाल मुंडवा दिए थे सुहाई ने। तो सुहाई, ये बीइंग अ लड़की, मतलब लड़कियों के लिए कहा जाता है ना, हो बाल तो आपकी जान होते हैं, ब्ला ब्ला।
तो आपने ये कैसे लिया ये स्टैंड आपने कि मुझे ये करना है? एक तो मेरा ख्याल है उस कैरेक्टर से मैं चाहती थी, क्योंकि कनेक्ट होना चाह रही थी। मैं उस कैरेक्टर में इतना घुस चुकी थी कि और वो एक सीन की डिमांड थी कि उस सीन में ऐसा कुछ होता है। तो मुझे लगा कि जब मैं उसमें इतना ज़्यादा डीप जा ही रही हूँ तो क्यों नहीं, मतलब मैंने ऑनेस्टली इतना नहीं उस बारे में सोचा। लेकिन जब बाल मेरे चले गए और मैं वाकई उस वक्त गंजी हो चुकी थी, फिर ये सारी चीज़ों को मैं समझने लगी कि कैसे औरत का एक जो इमेज होता है वो मतलब निस्वानियत को जब हम सोचते हैं तो वो बालों से आती है। और फिर मुझे समझ आया कि निस्वानियत ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बालों में हो या आपके जिस्म में हो, वो आपके अंदर की भी एक फीलिंग हो सकती है। तो एक्चुअली मैंने शेव करना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मुझे मिला। बिल्कुल, मैं वही आपसे पूछने वाली थी, और ख़ास तौर पर आपकी फैमिली की तरफ से भी। अम्मी अबू को तो ऑफ कोर्स एज यूजुअल कोई इशू नहीं था, लेकिन आपका होता है ना फ्रेंड्स को, हाँ सच में बाल उड़वा लिए, मतलब एक ये जो ये वाला एक होता है। मेरा ज़्यादा मिलना नहीं हुआ उस वक्त किसी से, और मैं फ़ौरन इटली चली गई थी और इटली में किसी ने मुझे नहीं मुड़ के देखा। लेकिन जितने दिन मैं पाकिस्तान में थी तो बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने देखा, और फिर जो आपके सराउंडिंग सोशल मीडिया पे जो मुझे कमेंट्स वगैरह, फिर वो आपको पूछ भी रहे होंगे हाँ ये क्यों किया, मतलब इस तरह से काफ़ी था। लेकिन मैंने उस चीज़ को एंजॉय भी किया, मैंने बहुत हल्का महसूस किया अपने आप को। और ये फीलिंग मुझे ना आती, मतलब जब हम बिल्कुल छोटे बेबीज़ होते हैं उस वक्त हमें नहीं पता होता ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मेरी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है औरत होने की वो पूरी चेंज हो गई उसके बाद। तो अब मैं नहीं उस चीज़ को कनेक्ट करती बालों के साथ या अपने जिस्म के साथ, अपने कर्व्स के साथ, जिस चीज़ को हम देखते हैं कि ये निस्वानियत है। सो मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया अपने बारे में, क्योंकि अब मेरे बाल नहीं थे। तो मुझे रहना था उस चीज़ के साथ। सो वो सब आना, आई थिंक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो सुहाई आगे क्या देख रही हैं कि क्या वो आया पाकिस्तान वापस आकर आर्ट फॉर्म जो आपने सीखी हैं उसको आगे डिलीवर करना चाहेंगी बाकी लोगों में, या फिर इटली में ही गुजारनी है ज़िंदगी बाकी? नहीं, आई थिंक किसी भी एक जगह तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। अभी भी ऐसी है कि मैं आती हूँ जाती हूँ, और आगे का तो मैं नहीं सोच सकती कि क्या है, लेकिन ज़रूर मैं अपने जो क्लासिकल डांस मैंने सीखा है वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं अपनी भी मूवमेंट लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी अपनी मूवमेंट लैंग्वेज क्या है, और मैं होपफुली अपना कोई स्टाइल फॉर्म कर सकूँ, या उस पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। सो इसी तरह होगा कि मतलब बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम दुनिया छोटी होती जा रही है, हम ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं, ग्लोबल विलेज बन गया है बिल्कुल। सो ये तो है कि हम इधर उधर होंगे, लेकिन ये मैं नहीं सोच सकती थी। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान से मेरा रिश्ता हमेशा रहेगा और इटली से भी हमेशा रहेगा, क्योंकि अब मेरी बेटी वहाँ से है। सो ये दो चीज़ें तो रहेंगी। बाकी डांस भी रहेगा। तो कभी सुहाई ने सोचा है कि कभी कोई अपना ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें आप बाकियों को आगे सिखा रहे हो? इंस्टीट्यूट का मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैं सिखा रही हूँ। जब से कोविड शुरू हुआ तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जैसे सबने किया। और उससे कैसा रिस्पांस कैसा था? बहुत अच्छा। अभी तक मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अब 2.5 साल हो गए हैं इस चीज़ को, 2020 को। आज तक वो मेरे साथ ऑनलाइन कर रही हैं, और कुछ से मैं अभी तक मिली नहीं हूँ, कुछ से मैं रिसेंटली, हाँ, और हम इतने एक दूसरे से क्लोज हैं, विजुअल राब्ते। बिल्कुल। और इतनी हमारी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे पास आई थी उन्होंने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया था, और अब वो इतना ज़्यादा सीख गई हैं ऑनलाइन। और ऑफ कोर्स ऑनलाइन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी है कि आप फिजिकली एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। सो क्लासेस मैं इटली में भी कभी कभार देती हूँ, कभी यहाँ पे पाकिस्तान में वर्कशॉप्स ऑनलाइन मेरी चल रही हैं। सो वो तो सिलसिला जारी है। लेकिन वो काम पे भी डिपेंड करता है कि कोई ऐसी चीज़ आए जिसमें थोड़े दिन रुक जाती हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, और शायद तभी तो पूछा मैंने कि ऐसा कुछ प्लान है।
हाँ, इंस्टीट्यूट अगर होगा तो वो फिर एक मुल्क में फिर मुझे रहना पड़ेगा उसके लिए या तो फिर ज़्यादा। आप यहाँ हो या तो फिर वहाँ हो। और आई थिंक उसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं बच्चों में आजकल बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि वो लोग वैसे बच्चे कैसे मेरे ख्याल में art- ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, ऐसा ही है? लेकिन वो जो ये सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, बुक्स, जो भी, वो किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं उस चीज़ को। और आजकल मैं इन्हीं ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम, मेरी अपनी जो पर्सनल चॉइस है, मैं आजकल इन चीज़ों पे काम करना चाह रही हूँ, जो मैं समझूं कि बच्चों के लिए किस तरह आर्ट बनाया जा सकता है। मुझे बच्चे हमेशा से बहुत मुझे उनसे दिलचस्पी थी, लेकिन अब क्योंकि मेरी अपनी बेटी और मैं देखती हूँ वो कैसे सीख रही है चीज़ों को और ज़िंदगी को कैसे देख रही है, तो उस चीज़ में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर मैं अपना कोई प्रोजेक्ट करूँ तो शायद उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी। अच्छा सुहाई, जो लड़कियां ख़ास तौर पर जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो डांस में कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में क्या कहना चाहेंगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी की इतनी अलग अलग स्ट्रगल्स होती हैं और इतनी उनकी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये ना भूलें कि हम ज़िंदगी में अकेले आते हैं और हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अपने लिए कैसे ज़िंदगी गुजारें। और उसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हम दूसरों का ख्याल ना रखें, ऑफ कोर्स हम रखें, हम प्यार करें लोगों से, उनका ख्याल रखें, लेकिन अगर कोई हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ करने के लिए रोक रहा है, सो वो थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमें अपने लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। पहले मैं जी, एक जो ये वाली फीलिंग होती है, क्योंकि जब हम जहाज़ में भी बैठते हैं तो कहते हैं ना कि आप पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पे लगाएगा और फिर किसी और पे लगाएगा। सो ये चीज़ ज़रूरी है। मैं जितना भी अपनी बेटी से प्यार करती हूँ, मैं अगर अपना नहीं सोचूंगी, अपना ख्याल नहीं रखूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। सो आई थिंक लड़कियाँ अक्सर इस तरह कंडीशन की जाती हैं पाकिस्तान में कि आप सिर्फ दूसरों का सोचें, अपना ना सोचें। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है सबका ख्याल रखने वाली, कि अपने माँ बाप का सोचें, हाँ, और अपने शौहर का सोचें, अपने बच्चों का, लेकिन अपना बिल्कुल ना देखें। तो मैं समझती हूँ कि बैलेंस होना चाहिए, आप अपना भी सोचें। तो आई थिंक अगर वो अपना थोड़ा बहुत सोचेंगी, तो वो अगर डांस करना चाहती हैं, एक्टिंग करना चाहती हैं, कुछ भी, तो शायद उनमें इतनी हिम्मत हो कि वो अगर उनको किसी को कन्विंस करना पड़े, अपने फैमिली को या किसी को भी, तो वो उस चीज़ में अपने आप को ला सकें। बहुत शुक्रिया सुहाई, और बड़ा मज़ा आया आपकी जर्नी सुन के, आपसे बातें करके। तो जनाब, यहाँ वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम का वक्त जो है वो अब आपसे इजाज़त लेने का हुआ चाहता है। उम्मीद है कि आपको जो है वो सुहाई की जर्नी के बारे में सुनकर जो है वो देखकर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल जनाब, इसी तरह से अपने अगली एपिसोड में ऐसी ही किसी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आपने जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और अब यहाँ मुझे और सुहाई अब्रो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।